is the candidate? वो जरूरत नहीं पड़ेगा. My voice is quite clear. Sir, but this is for the. But this is for the for advertising him ना. From. यस सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे अपने गांव में ही गांव में ही हुई थी, टिकारी राज स्कूल से. नहीं सर, जनता हाई स्कूल मऊ से. मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, तो उसमें आपने अपना एक हॉबी दिया है, विलेज टूरिज़्म. यस सर. विलेज टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म, इससे क्या समझ, मतलब एग्जैक्टली कैन यू एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या हॉबी है ये आपका? यस सर, विलेज टूरिज्म ही है सर. क्या मतलब हुआ इसका, मतलब आप समझना, वहाँ का अच्छा। नैसर्गिक वातावरण है, उससे रूबरू होना. यानी कि हेरिटेज के विषय में आप बात कर रहे हैं, विरासत. हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल, सोसाइटल, सारे सेंस में सर. तो विरासत ही ना हमारा. यस यस. विरासत, हेरिटेज. यस सर. हेरिटेज के बारे में, इंडियन कल्चर हेरिटेज के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं. बिल्कुल सर. तो डू यू नो अबाउट योर लोकल हेरिटेज? टिकारी किस चीज़ के लिए फेमस है? टिकारी किला, क्या कुछ जानते हैं उसके विषय में आप? यस सर, टिकारी किला के बारे में जानता हूँ. हाँ. जो टिकारी राज के अंतिम महाराज थे गोपाल सरंग सिंह, उन्होंने टिकारी किले का निर्माण करवाया था. अच्छा. जिसके दो भाग हैं. एक भाग जो है उसे रेड हाउस कहा जाता है और एक दूसरा पार्ट उसका है जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है. वो तो गया में है, रेड हाउस, वाइट हाउस, वहाँ भी है क्या? यस सर, वहाँ भी है. टिकारी में भी है. ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है. जे स्टोर पर जाइएगा तो मेरा टिकारी राज पे आर्टिकल है. एनीवे, टिकारी स्टेट जो है एक बहुत पूरे बिहार की सेकंड नंबर की ज़मींदारी थी. राजा सुंदर सिंह के द्वारा फाउंडेड था 1740 के दशक में. यस सर. तो खैर एनीवे, लोकल हेरिटेज इज़ रिलेटेड टू कल्चर, बट हेरिटेज इज़ दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वो इतिहास हमारा है जिसको कि आज हम जीवंत करते हैं. यस सर. है ना. तो हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है अपने विरासत के विषय में. अच्छी बात है कि आपका विरासत के प्रति या टूरिज़्म के प्रति एक हेरिटेज टूरिज़्म करके एक नया विषय ही है ना. यस सर. आपका हम ये देख रहे थे दैट यू हैव बीन अ सीनियर ऑडिटर इन डिफेंस अकाउंट्स, और दूसरा आपने अपना प्रेफरेंसेस दिया था शायद ना. यस सर. ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस जो बढ़ा है उसमें रेवेन्यू सर्विस डाला है. यस सर, सेकंड नंबर पे है सर, रेवेन्यू सर्विसेज. यस सर. तो अंग्रेज जब भारत आए, यस सर. व्हेन दे केम हियर, आपका हिस्ट्री एक ऑप्शनल है. बिल्कुल सर. तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? किसको मानेंगे अगर किसी एक व्यक्ति को अगर हम लोग श्रेय देना चाहें, तो हु इज़ दैट पर्सन, हुम विल यू गिव द क्रेडिट? किसको श्रेय देंगे? ये रेवेन्यू के सेंस में सर. रेवेन्यू तो प्रशासन का ही भाग है ना. यस सर. तो कौन था वो? किसको हम दे सकते हैं? सर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जा सकता है. शायद मुझे लगता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स को ये श्रेय मिलना चाहिए. बिल्कुल सर, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले हुए और फाउंडर पहले नहीं हुए. आप ये बताइए कि वॉरेन हेस्टिंग्स का रेवेन्यू संबंधी रिफॉर्म्स क्या था? सॉरी सर, अभी मैं तत्काल में रिवाइज नहीं कर पाया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को, इसलिए. नहीं, रेवेन्यू से देख के हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप शुरू में वहाँ पर लिखे हैं रेवेन्यू संबंधी रिफॉर्म्स है कि ही एस्टैब्लिश द पोस्ट ऑफ जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. यस. और वो कलेक्टर को एग्जीक्यूटिव पावर बाद में मिला है, पहले उसका काम था कलेक्ट करना. बिल्कुल, रेवेन्यू संबंधित कार्य करना. रेवेन्यू संबंधी कार्य था ना. और इसलिए भी कहते हैं, मेरी पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अब चूँकि बात हो रही है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है आगे के लिए भी, आपके लिए. यस सर. वो जो आपका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसका भी फाउंडर है. यस सर. आपका जो जिला दीवानी अदालत, मुफस्सिल दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत, मुफस्सिल फौजदारी अदालत, बिल्कुल बिल्कुल सर. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित. हालांकि ऑफकोर्स यू आर फेसिंग नाउ इंटरव्यू, तो शायद इसमें यस. क्या इंटरेस्ट है आपका? आप विज़न ऑफ इंडिया आपका क्या है? भारत के बारे में आप आशावान हैं? यस सर, बिल्कुल. कैसे? इसलिए कि सर, भारत की अभी भी जो 35% आबादी है वो 25 साल से कम की है. यहाँ काफ़ी सारे स्कोप्स हैं. हमारे पास एक स्किल्ड मानव संसाधन है. यहाँ पे काफ़ी विविधता है
प्रकृति के स्तर पर, सोसाइटल स्तर पर, तो हम अपेक्षा करेंगे कि भारत आने वाले दिनों में जो भारत सरकार की एक टारगेट भी है 2047 तक विकसित भारत बनाने की, उससे हम अचीव कर पाएँ। हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या माना जाएगा भारत का, अगर आज आपसे ये पूछा जाए तो? सर, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव संसाधन में भी हर देश के पास मानव संसाधन, हमारे मानव संसाधन में क्या विशेषता है? सर, एक तो कि हम दुनिया के सर्वाधिक युवा आबादी वर्तमान में दिस वाज द आंसर व्हिच आई भारत में है, दिस तो वाज ठीक है, वेरी गुड। इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आज का जो समाज है, सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या, हाउ डू यू लुक एट इट? क्या लगता है आपको, इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है? यस सर, इससे एडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं। जैसे जो वर्ग एक समय में, इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता, सरकार की योजनाएं, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वगैरह के यूट्यूब, फेसबुक पेज, टेलीग्राम के माध्यम से दूर दराज के बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पहुंच बन रही है। लेकिन साथ ही इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कुछ ऐसे अफवाह वगैरह फैला दिए जाते हैं जो कि हमारे सांप्रदायिक, भाषाई या क्षेत्रीय जो हमारा एकता है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं, र्यूमर्स हो गया, अफवाह हुआ। यस सर। सोशल मीडिया और किस तरह से आपको, आपके इमोशंस को, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया, आज एआई का भी ज़माना आ गया है, तो कहीं ना कहीं हम मोबाइल खोलते हैं, जो हमारा पैटर्न है, जिस साइट को हम खोलते हैं तो फिर उसी तरह का यूट्यूब पर साइट आने लगता है। यस सर, तो बिल्कुल। एक बार आप मोबाइल उठाइए तो फिर टिप 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 टिप, हम लोग भी उससे परे नहीं हैं। यस सर। तो कैसे इस हम लोग एकदम सकारात्मक कैसे हो सकते हैं? इसका व्यवहारिक रूप से आप क्या बताना चाहेंगे? वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट विल बी, क्या सलाह देंगे आप युवा वर्ग को? यस सर। कैसे सोशल मीडिया को हम सकारात्मक वे में करें? बिल्कुल। व्यवहारिक रूप में क्या समझाएंगे आप? सर, इसके लिए डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना होगा, ताकि युवा ये समझ पाएँ कि किस वेबसाइट को किस तरह से हमें ऑपरेट करना है, जो कि हमारे लाइफ के लिए एक सकारात्मकता की ओर ले जाए। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट के लेवल पर भी कुछ ऐसे नियम, सजेशंस, प्रचार प्रसार, जागरूकता अभियान इसके लिए चलाए जा सकते हैं। और साथ ही चूँकि सोशल मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जिसकी कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जुड़ा हुआ है, तो इससे बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग, जैसे यूनाइटेड नेशन के स्तर पर, इसमें किया जा सकता है। मीन्स कि यूँ से कि जो यूथ है उनका ओरिएंटेशन, यस सर, दे हैव टू बी गिवन एन ओरिएंटेशन के। अब हम एक और सवाल पूछते हैं आपसे। आज जो हमारा युवा वर्ग है, यस, उसकी मानसिक सेहत के विषय में आप क्या बात करेंगे? कैसे, क्या आप सुझाव दे सकते हैं? यस सर। बहुत बड़ा एपिडेमिक है आने वाले दिन में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बहुत जल्दी बच्चे जो हैं इमोशनल हो रहे हैं, ब्रेक कर जाते हैं। यस सर। कैसे कैसे देखते हैं आप एज एन, आप तो सर्विस में भी हैं, आपके भी बच्चे होंगे, तो क्या सोचते हैं आप? यस सर। सर, इसके लिए कई लेवल्स पर हमें काम करने होंगे। सबसे पहले तो आजकल के पेरेंट्स हैं जो अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर थोपते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि किसी कारणवश मैं सिविल सर्विसेज में सफलता नहीं पा सका, तो हमें अपेक्षा रहती है कि हम अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त करवा दें। जबकि हो सकता है कि बच्चे का जो इच्छा हो, जो ओरिएंटेशन हो, मेडिकल के तरफ हो, इंजीनियरिंग के तरफ हो। दूसरी चीज़ है कि सोसाइटी भी काफ़ी आजकल प्रेसाइज कर रही है, खासकर सोशल मीडिया के युग में। यदि हमारे लोकल सिटी, यदि गया से ही कोई सफल हो जाते हैं, तो उस सफलता को विश्वविद्यालय में हूँ
228 बच्चे एमए में आ जाते हैं, हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। यस सर, हमारी शिक्षा पद्धति जो है मेरा कहने का मतलब कि कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट आवर एजुकेशन पद्धति विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बिहार। बिल्कुल बिल्कुल हमारे और इसमें एक सवाल और, जैसे कि जो बिहार में खास करके एजुकेशन के मामले में जो स्कूल ले जाने के लिए लड़कियों को प्रॉम्प्ट किया गया, गर्ल्स को, वो जो योजना बनाई गई बाईसाइकिल योजना वगैरह, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे इसके चलते बढ़े हैं? क्या ये सफल रही है योजना? और क्या वास्तव में गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि हुई है? क्या आपका अंडरस्टैंडिंग है? यस सर, पहुंच में तो काफ़ी वृद्धि हुई है। बच्चे निकल करके बाईसाइकिल योजना ये सब के कारण स्कूल तक पहुंच रहे हैं। गुणवत्ता में जितनी अपेक्षा थी अभी उतनी नहीं हो पाई है। इसका कारण है कि हमारे यहाँ जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं वो आज के परिवेश के अनुसार अपडेटेड नहीं है, और हमारी शिक्षा पद्धति जो है एक सिद्धांत आधारित ज़्यादा रही है, व्यवहारिकता पर उतना फोकस अब तक नहीं रहा है। हालांकि वर्तमान जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, अब नई शिक्षा नीति के तहत इस ओर उन्मुख हो रही है, और आज के सिनेरियो में खेल एवं गतिविधि के माध्यम से शिक्षा पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। इसके लिए हमने देखा भी है कि प्राथमिक विद्यालय वगैरह में काफ़ी सारे इक्विपमेंट बच्चों को एक प्राथमिक लेवल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में, एक आध दशक में ऐसा परिवर्तन आएगा जहाँ की जो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है या गुणवत्ता को लेकर के जो प्रश्न खड़े होते हैं वो शायद संभव हो। जीएस में तो आप लोग वर्ल्ड विश्व के विषय में ही पढ़े होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना? यस सर। तो हम लोग दो साल 3 साल से देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन वार, क्या लगता है आपको कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की ओर या एटॉमिक वार की ओर ले जाएगा? कि बिकॉज यूक्रेन इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर। कैसे आप देखते हैं विश्व पर इसका क्या असर पड़ रहा है? सर, ये एक्सपेक्ट करना तो अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, लेकिन हाँ, परिस्थितियाँ बदल सकती है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि यह युद्ध एक वर्ल्ड वार के रूप में तब्दील हो जाए। और इसके वैश्विक स्तर पर तो काफ़ी नुकसान है। आज के सिनेरियो में देखा जाए तो विश्व जो है लगभग 2 ध्रुवों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक रसिया के नेतृत्व में चीन, ईरान, पाकिस्तान, ये सब एक साइड झुकते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ नाटो और अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपियन कंट्रीज वगैरह एक साइड हैं। भारत अभी भी एक लगभग न्यूट्रल स्थिति में है, अपने आप को रखे हुए, और हमारे राष्ट्र की अपेक्षा है कि आज भी जो है बातचीत के माध्यम से इस मसले को सुलझाया जाए। अच्छा, तो देखे हैं आप? सॉरी सर, देखा हूँ, लेकिन संभव हो कि मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ अभी तत्काल। अच्छा, ठीक है। संविधान तो देखने के लिए है, और आप इंटरनेट पर कैट असेंबली जो डिबेट्स है यस सर, उसी को देखने से पता चलता है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कितने विजनरी थे कि एक विषय पे खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। तो एक तरफ सोसाइटी का इतना प्रेशर है पढ़ने का, दूसरी तरफ खेल को भी सरकार बढ़ावा दे रही है, और कहीं ये भी लगता है कि हम भी बल्ला लेके आईपीएल चले जाएं। तो ये दोनों चीज़ों का सामंजस्य कैसे किया जाए बच्चों के लिए? क्या करना चाहिए? नहीं, ये सर हमारे जो राज्य देश में पहले पूर्वोत्तर शिक्षा का एक पार्ट है, इसीलिए नई शिक्षा नीति में खेल एवं गतिविधि के माध्यम से शिक्षा को टारगेट भी किया गया है। वर्तमान में यदि देखा जाए तो जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहाँ के ज़्यादातर जो पदक जीतने वाले थे वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, स्कूलिंग से जुड़े हुए थे। और आज के डेट में इसी महत्व को समझते हुए हमारे यहाँ भी खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेल विश्वविद्यालय बिहार में भी राजगीर में खोला जा रहा है। कहाँ खोला गया है बिहार में? राजगीर में सर। राजगीर में खोला गया? यस सर। और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो हेल्थ रिलेटेड इशूज हैं, फिजिक इससे काफ़ी अच्छा आता है। दूसरी है कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल के माध्यम से काफ़ी सारे जो मिस अंडरस्टैंडिंग्स हैं राष्ट्र के बीच,
तो एक दूसरे से मिलने पर वो सौहार्द के रूप में बदलते हैं। और इसके अलावे खेल के काफ़ी ही महत्व हैं, चूँकि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर कि विभिन्न कल्चर्स के लोग, विभिन्न इथनिसिटी के लोग जमा हुए और वहाँ पे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने आप को जो क्या मान लिया जाए कि हमको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नहीं जाना राष्ट्रीय, तो क्या फिर भी गार्जियंस को इनकरेज करना चाहिए हर बच्चों को कि भाई? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि खेल का एक ये भी चीज़ तो होता है कि यू लर्न टू एक्सेप्ट योर डिफीट। हार को आप कैसे स्वीकार करते हैं। यस और आपको इट मेक्स यू मेंटली टफ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो स्पोर्ट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, है ना। बिल्कुल सर। एक लास्ट सवाल हम आपसे और पूछेंगे, थोड़ा सा कंटेंशियस इशू है, सोच के बोलिएगा। क्या भारत में अभी भी जातिवाद है या जातिवाद ख़त्म हो गया है या बहुत कम हो गया है? आपका क्या टेक है इस पर, या जिस रूप में आज जैसा कोई यहाँ पे तो आप इसे सहमत हैं कास्ट सेंसस से? यस सर, मैं सहमत हूँ इससे। इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा? नहीं, चूँकि कास्ट सेंसस का सर जो लक्ष्य है वो है कि जातीय वर्गीय स्तर पर वैसे लोगों की पहचान करना जो अभी भी सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और उनको प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए सरकार जो है वो क्या व्यवस्था कर सकती है, ये मुख्य टारगेट है। अच्छा। तो किसी भी सोसाइटी का यदि देखा जाए तो जो भी पिछड़े हैं उनको डेवलपमेंट के लिए उनका एक डेटा संग्रह करना और वो उनके लिए योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना, ये जो है वो मीन्स कि अगर तो फिर व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर जॉब? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, यहाँ तो बिहार सरकार का जॉब होगा। बिल्कुल। तो क्यों बदलना चाहते हैं? सबसे मुख्य वजह यह है कि मैं जॉब से लगभग संतुष्ट हूँ, लेकिन उसमें एक ही कमी है कि आम जन या सोसाइटी के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। आम जन के लिए करने के लिए वहाँ पे कोई मतलब यू वांट पावर? नहीं, पावर नहीं सर। तो आम जन से क्या मतलब है? अवसर सर। आम जन यानी कि जो गांव के समाज सेवा करेंगे, समाज के लोग हैं, उनके लिए करने का एक अवसर अच्छा। वहाँ पे नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि एक मैं भारतीय सांस्कृतिक नीति का कन्वीनर हूँ गया का, खैर हिज इंटरव्यूज ओवर। अच्छा है, तो एक यहाँ प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट है उस समय। अच्छा, हृदय प्रोजेक्ट क्या था ये बताइए तो, जाने आपसे। सॉरी सर, एक हृदय प्रोजेक्ट, हृदय प्रोजेक्ट, हृदय सिटी क्या था? यस यस सर, क्या जो था हमारी पौराणिक विरासत, हाँ बोलिए बोलिए। पौराणिक विरासत से संबंधित जो सिटीज़ थे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करने के लिए। कितने शहरों का चुनाव किया गया था? सॉरी सर, अभी 12 गया था उसमें। गया मैं रिकॉल नहीं जितना कर पा रहा हूँ। सीता कुंड वगैरह का यस, सब ब्यूटिफिकेशन हुआ है सब हृदय प्रोजेक्ट में हुआ है, ब्रह्मसत तालाब सब। यस सर। तो एक प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था अभिषेक कुमार। यस। तो अभी कुछ दिन यहाँ पर थे जिस समय तो उसके बाद IT रुड़की से PhD कर रहे थे। इसी क्रम में उनका बिहार में भी एज अर्बन ऑफिसर हो गया है ना, और NIT कालीकट में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए आर्किटेक्चर के। उनको प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप मिला हुआ था। PhD चल ही रहा है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो हमसे वो राय की बहुत पर्सनल कि सर क्या करना चाहिए, बिहार सरकार ज्वाइन करें कि NIT कालीकट में ही कंटिन्यू करें। लेकिन मेरे सलाह को आप मत मानिएगा, हम उनको बोले कि आप NIT कालीकट में ही यस आप प्रीफर करें। ठीक है, नाइस, यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स और आप अवेयर हैं। थैंक यू। क्वाइट अवेयर। ओके। आपका जॉब अच्छा आपका जो एजुकेशन सर्विस है, बिहार रेवेन्यू सर्विस है, बिहार पंचायती राज सर्विस है, और ये अच्छा अमूमन देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स का जो टॉप प्रेफरेंस रहता है या तो SDM होगा, SDM तो है नहीं इस बार, यस सर। तो DYSP रहता है, तो आपने क्यों नहीं प्रेफर किया? सर DYSP के लिए मैं फिजिकली एलिजिबल नहीं हूँ, यानी कि मेरी हाइट नहीं है। अच्छा, ओके। तो बहुत सारे और भी सर्विसेज थे जो लेवल 9 में ऊपर की तरफ था, जैसे इलेक्शन ऑफिसर वाला पोस्ट था, वो क्यों नहीं ऑप्ट किया आपने? सर इसलिए कि वहाँ पे आम जन या ग्रामीण जनता के साथ कोई जुड़ाव नहीं था, और उस टाइप के जॉब में मैं ऑलरेडी हूँ। यहाँ पे अच्छी सैलरी मेरी हो गई है,
तो मेरा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि एक ऐसा जॉब हो जहाँ की मुझे आम जन के साथ जुड़ करके कार्य करने का अवसर मिले। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा है? यस सर। कोई कमेटी बैठाई गई थी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए? यस सर, बैठाई गई थी। नाम पता है आपको? सॉरी सर, मैं भूल रहा हूँ नाम, ऐसे पढ़ा हूँ वो, सॉरी। अच्छा, एज ए DISP आपका क्या काम होता है डिस्ट्रिक्ट में, या सब डिविजनल लेवल पे क्या काम रहता है? सर मेरे समझ से डिप्टी SP जो हैं उनके दो कार्य हैं। एक तो है तत्कालीन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, दूसरी है कि जो अपराध वगैरह होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करना। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर में कुछ डिफरेंस है क्या? सॉरी सर, मैं इस टेक्निकल डिफरेंस को, वैसे क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर है सर कि किसी भी क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना, यानी कि अपराध मुक्त समाज हो, क्षेत्र हो। हाइट इशू है या कुछ और भी बात है DISP नहीं लेने के लिए? नहीं, अगर आपका हाइट मान लीजिए, मैं कह देता हूँ कि आप एलिजिबल हैं DISP के लिए, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस DISP होता? यस सर, मैं कंसीडर कर सकता था DISP के लिए। कर सकता था या करते? संभवतः करते सर, तो इसलिए मेरा हाइट नहीं था तो काफ़ी गंभीरता से मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैं करता। अच्छा, आप जो है ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैं, आप जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में आना चाहते हैं, यही क्या मतलब मेन मुद्दा क्या है आपका, कि वहाँ से लोगों का जुड़ाव नहीं है या कोई और वजह है? नहीं, और कोई वजह नहीं है सर। मुख्यतः मेरी जो अभिरुचि है वो है सोसाइटी के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ, आम लोगों के साथ जुड़कर कार्य करने का। तो एक पोस्ट था आपका पंचायती राज अफसर, वही ले लेते आप, उसमें तो और भी आप जुड़े रहते ग्रामीण। यस सर, बिल्कुल। लेकिन जो एजुकेशन सर्विस है इसमें डिफरेंसेस क्या है कि पे लेवल 9 का गजेटेड पोस्ट है। फिर तो ये मटेरियलिज्म वाली बात आ गई, आप पैसे के चक्कर में जा रहे हो। नहीं, दोनों चीज़ें हैं सर। जैसे एजुकेशन सर्विस में भी ग्रामीण एरियाज में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय या फिर 10+2 तक के काफ़ी सारे विद्यालय ग्रामीण एरियाज में ही हैं। और एक दूसरा इशू है वो अपना करियर प्रेफरेंस को लेकर के है, गजेटेड पोस्ट है, पे लेवल 9 का पोस्ट है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने, राजपत्रित तो पंचायती राज अफसर वाला भी पोस्ट हुआ? यस सर, राजपत्रित है पर पे लेवल 7 का पोस्ट है। बस एकमात्र वजह है आपका तो विलेज टूरिज्म भी है, तो आप तो और भी ज़्यादा कनेक्ट हो सकते थे गांव से। यस सर, बिल्कुल। लेकिन एजुकेशन सर्विस में जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हैं तो उसमें भी, अच्छा मान लीजिए कि आपका ये जो पंचायती राज वाला लेवल 10 होता, तो आप उसको ऑप्ट करते क्या? यस सर, बिल्कुल। यदि तो इसका मतलब हो गया कि सेम भी रहता तो फिर पंचायती राज ऑफिसर को मैं अटेम्प्ट कर सकता था। एकमात्र पे ही एक फोकस फैक्टर हो गया ना। फिर तो आपका जो विलेज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ये जो पूरा आप रूरल एरिया के प्रति अपना अफेक्शन दिखा रहे हैं, वो सब तो नीचे हो गया। आपका मेन तो पे ही हो गया। इसका मतलब आप बिहार में केवल पैसे के लिए आ रहे हैं। गिव एन ऑनेस्ट आंसर है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमारे लिए पूछ सकते हैं। यस सर। नहीं सर, इसमें मैंने दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा है। एक मेरी अपनी अभिरुचि और दूसरा एक अपना पर्सनल कैरियर के लिहाज से। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने बिहार एजुकेशन सर्विस को इसलिए रखा क्योंकि ग्रामीण एरियाज के साथ भी कनेक्शन है, आम जन के लिए भी कार्य करने का अवसर है और पे लेवल 9 का पोस्ट भी है। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूँ। अभी आपने तिरुपति लड्डू का इशू सुना है? यस सर। क्या इशू है वो? सर ऐसे कुछ न्यूज़ आए हैं कि तिरुपति लड्डू में कुछ ऐसे वर्जित पदार्थ के मिक्सचर हैं, खास करके कुछ पशु चर्बी वगैरह के। वो वर्जित है क्या, प्रोहिबिटेड है क्या? पशु चर्बी नहीं हो सकता, कई सारे कैप्सूल्स में पशु चर्बी पाए जाते हैं, आप उसको खाते हैं? यस बिल्कुल सर, लेकिन वहाँ पे जो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, तो शायद हो सकता है, मैं इसके बारे में नियम से तो काफ़ी अवगत नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि प्रोहिबिटेड हो पशु चर्बी और लोगों का तक इसकी जानकारी पहुँचाई नहीं गई हो। अच्छा, चूँकि आप रूरल एरिया से बड़े जुड़े हुए हैं,
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के आदमी होते और आपके को पता चलता है कि तिरुपति लड्डू में तो ऐसा मिला, आपको कोई देता, तो आप क्या करते? उसको खाते, नहीं खाते, या इसका विरोध करते, क्या करते आप? इसकी जांच रिपोर्ट का वेट करूंगा। जैसे अभी सरकार के संज्ञान में बात आई है तो सरकार इस मामले की जांच कराएगी कि वाकई में ऐसे बात हैं या र्यूमर्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। यदि जांच रिपोर्ट के बाद वैसा आता है कि हाँ इसमें कुछ प्रोहिबिटेड पदार्थ मिलाए गए हैं, तो वो मेरा फिर व्यक्तिगत निर्णय होता कि मैं इसे लूँ या अथवा नहीं लूँ। कोई लैब रिपोर्ट आया क्या इसको लेकर, जिसके ऊपर आप ये कह रहे हो कि इसमें पशु चर्बी पाया गया है? यस सर, शायद न्यूज में किसी लैब का रिपोर्ट आया है। कौन सा लैब रिपोर्ट आया है? सॉरी सर, मैं नाम भूल रहा हूँ, चूँकि मैं थोड़ा सा बिजी था पिछले 2-3 दिन से, न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं कुछ पूछता हूँ, आप मेरे को बताओ कि यस और नो में बस जवाब दीजिएगा, ठीक है? सर, साइमल्टेनियस इलेक्शन जानते हैं ना, एक देश एक इलेक्शन का जो हम लोग बोल रहे हैं, यस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए सर, पर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए? इसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ चुनाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस की स्थिति हो जाती है। चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाते हैं तो काफ़ी सारे विकासात्मक कार्य जो हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। दूसरी है कि तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो कौन सा विचारात्मक या विकास वाला कोई स्कीम है जो नहीं अवरुद्ध हो जाता है? 1 या 2 महीने के लिए होता है। अब वो भी हरियाणा में इलेक्शन होगा तो यूपी में क्या और बिहार में क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, जैसे एक स्टेट का ही यदि रेफरेंस हम लोग ले सर, तो लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, पंचायती राज के चुनाव हो गए, नगर निकाय के चुनाव हो गए, और इसके अलावे भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक ध्यान है, उनका जो एक जो पोटेंशियल है वो इसमें लग जाता है। और ओके। अच्छा, ये बताइए, अभी स्पोर्ट्स की बात हो रही थी ना, आपने बोला कि रिजुविनेशन हो जाता है, ये हो जाता है। स्पोर्ट्स में बहुत सारा काम किया गया है। स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में 2 तरह के ओलंपिक्स हम लोग देखते हैं, एक तो समर ओलंपिक्स हमने देखा और दूसरा हम लोग देखते हैं पैरा ओलंपिक्स। यस सर। आपने देखा होगा कि पैरा ओलंपिक्स में 28 मेडल्स हैं यस, और ओलंपिक्स में हम बस 6 ही मेडल जीत पाए। क्या लगता है आपको कि, और आपने ये भी बोला कि यूएस बहुत बढ़िया करी, चाइना बहुत बढ़िया किया, यस सर। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि पैरा ओलंपिक्स में इतना बढ़िया हमने कर लिया और ओलंपिक्स में उतना अच्छा नहीं कर पाए हम लोग, क्या कारण है? इसके 2 कारण हैं सर। एक कारण तो ये है कि अभी भी हम प्रगति तो हमने की है, लेकिन जो ग्रामीण एरियाज हैं जहाँ नहीं, आप गलत जा रहे हैं। मैंने सवाल आपसे पूछा कि पैरा ओलंपिक्स में हम ज़्यादा मेडल जीते, ओलंपिक्स में इतना मेडल नहीं जीत पाए। मुझे इसके कंपैरिजन में बताइए कि पैरा ओलंपिक्स में क्यों हम लोग ज़्यादा जीते और ओलंपिक्स में इतना नहीं जीत पाए। सर, मैं स्पेसिफिक रीजन तो शायद नहीं पता, आपके दिमाग में जो आ रहा है। एक गेस कर सकता हूँ। एक तो हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा का लेवल शायद इस सामान्य ओलंपिक में ज़्यादा हो, और इसमें आपको लगता है कि पैरा ओलंपिक्स में जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं। नहीं, उस दृष्टिकोण से नहीं सर। नहीं, आपकी बात तो ये लग रहा है कि नहीं, मेरा जो दृष्टिकोण है, हो सकता है कि कुछ वैसे देश जैसे यूएसए ने सामान्य ओलंपिक में टॉप किया है, पर पैरा ओलंपिक्स में शायद मैं आंकड़ा देखा नहीं हूँ यूएसए का। उन्हीं टॉप 3 में से ही है ये, चाइना और ये सब। यस सर। तो हो सकता है काफ़ी सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं स्पेसिफिक स्टडी शायद इसका नहीं किया, इसलिए मैं प्रॉपर जवाब। अच्छा, बिहार से कोई गया था क्या ओलंपिक्स में, सामान्य में या पैरा में? सामान्य में। यस सर, एक कोई मैंने पढ़ा है, लेकिन सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। कटकेली बता दी है, छोड़िए वहाँ की। वुमेन ट्रैप का नाम सुने हैं? यस सर, शायद उसी में कोई महिला गई है यहाँ। बहुत चर्चित। हाँ, श्रेयसी सिंह। यस सर। अच्छा, पैरा ओलंपिक्स में कोई जीता है क्या हम लोगों के बिहार से? यस सर, शरद कुमार हैं मुजफ्फरपुर से, वो उन्होंने मेडल्स जीते हैं। ओके मैम। यस मैम, बताइए। ये वेस्ट में
मैम, उत्तर प्रदेश है, साउथ में झारखंड है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ में तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। जब आप हमारे स्टेट को इन स्टेट से कंपेयर करते हो नेबरिंग स्टेट्स के साथ, आपको क्या फील होता है कि हम आगे है, पीछे है, क्या महसूस होता है? जो नेबरिंग स्टेट हैं उनसे यदि हम कंपेरिजन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार काफ़ी पीछे है, क्योंकि जो सामाजिक विकास या फिर आर्थिक विकास के आंकड़े आते हैं उसमें उनसे आंकड़ों के मामले में थोड़े पीछे हैं, लेकिन प्रगति हमने काफ़ी तेज़ी से की है। लेकिन हाँ, जो और साउथ के स्टेट हैं, वेस्टर्न स्टेट हैं, उनके मुकाबले सामाजिक आर्थिक आंकड़े पर तो हम पीछे हैं। एंड कल्चर वाइज व्हाट यू फील कि हम कैसे हैं? कल्चर हमारा रिच है, बैक है, क्या फील होता है आपको? कल्चर तो अपने आप में मैम बिल्कुल ही अनूठा है। कोई भी कल्चर कोई दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं है, सभी कल्चर अपने आप में इक्विवेलेंट्स हैं। तो कल्चरली हम भी उतने ही साउंड हैं और भी बाकी स्टेट भी जो हैं वो उतने ही साउंड हैं। तो कल्चरली हम लोग बहुत अच्छे हैं और हिस्टोरिकली हम लोगों का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, यहाँ का क्यूजीन अच्छा है। बट ये जैसे ब्रिज कोलैप्स होते हैं, डजन्स बहुत सारे ब्रिज कोलैप्स हो चुके हैं, ऐसी न्यूज़ आती है तो आपको कैसे फील होता है? यस मैम, वो उसके तो कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो कि हो सकता है कि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है यहाँ पे बाढ़ काफ़ी आते हैं, पानी की समस्या काफ़ी रहती है, वो भी एक वजह बन सकता है ब्रिज के कोलैप्स होने का। और दूसरा जो सबसे मुख्य है वो ये है कि कोई भी यदि घटना होती है तो उसकी जांच सरकार कराएगी। जांच के उपरांत जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उसके अनुसार ही उस पर कहा जा सकता है कि इसका कोई स्पेसिफिक कारण क्या था, वजह क्या था। तो आपको क्या लगता है, सरकार लिटरली इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली देखती है या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिस में बैठे हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए? नहीं, ये तो दोनों के समन्वय से ही हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है यहाँ पे उसमें जनप्रतिनिधि भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो नीतियों का निर्माण करते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। दोनों का समन्वय काफ़ी ज़रूरी है। Are you proud being a Bihari? यस, You feel proud? यस सर, फील करता हूँ। Why? इसलिए कि हमारी जो ऐतिहासिक विरासत रही है, या आज के सिनेरियो में भी बिहार के लोग काफ़ी अच्छे कर रहे हैं शिक्षा में, या फिर हमारे बिहार की स्टेट की जो प्रगति है वो आज काफ़ी तेज़ी से हो रही है। कुछ समय के लिए जो माहौल शायद कुछ हमने कमियां रह गई थी, उसको हमने अभी आज के डेट में काफ़ी सुधार किया है। अच्छा, आजकल देश में अनएम्प्लॉयमेंट वाला, बेरोज़गारी वाला बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो जब बिहार में एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारी वैकेंसी होती है, तो ये बगल के स्टेट्स के बच्चे आके एग्ज़ाम देते हैं, वो ज़्यादातर जॉब लेके चले जाते हैं। आपको कैसा फील होता है? नहीं, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र है और संविधान ने ये अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी जगह पे रोज़गार पाने का एक अधिकार है। तो वो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से इसमें कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। कभी ना कभी तो फील होता होगा ना कि उसको जॉब मिल रहा है, हम 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, हम तो बिहार के हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बिहार के भी तो काफ़ी सारे लोग अदर स्टेट में जॉब पा रहे हैं, दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, मुंबई में हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखना मैं समझता हूँ कि एक संकुचित सोच होगा। ये बेहतर है कि सभी लोग जहाँ भी अवसर मिले जा कर के। रोज 20 वर्ष होने जा रहे हैं और अब काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। काफ़ी सारे रिपोर्ट भी इंगित करते हैं कि महिलाएं जो हैं वो जन सरोकार को लेकर अधिक संवेदनशील है, अधिक ईमानदार हैं। योजनाओं की जो क्रियान्वयन की प्रभावकारिता है वो महिला नेतृत्व के क्षमता में ज़्यादा जो है प्रगतिशील है। एम्पावरमेंट हुआ है। यस सर, यस। आप थोड़ी देर पहले सर को कह रहे थे कि मैं मेरा प्रेजेंट जॉब छोड़ना चाहता हूँ बिकॉज मैं लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। यस। तो आप मैरिड हो,
तो अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी बीवी को इलेक्शन लड़वा के आप लोगों का काम कर सकते हो ना। फॉर दैट आप क्यों जॉब छोड़ना चाह रहे हो? ये भी तो एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं, वो अब मेरी जो पत्नी है, अब उसकी अभिरुचि तो अब उस पर निर्भर करता है किस क्षेत्र में अभिरुचि रखती है। शायद वो उसकी अभिरुचि जो है वो पॉलिटिक्स में ना हो, या फिर मेरी जो अभिरुचि है उससे मैच नहीं करता हो, तो मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों को अपने अपने एक हम और सवाल पूछना चाहेंगे। जो आजकल बहुत फ्रीबीज दिया जा रहा है, सब्सिडी, बिजली माफ, फ्री बस टिकट माफ, फलाना माफ, ढिमकाना माफ, क्या लगता है सही है गलत है? और जहाँ दिया गया है वहाँ क्या हो रहा है, कैसे कैसे किया जाए? थोड़ी सी इसको रीजनेबल बनाने की आवश्यकता है। वो जो समाज के वंचित तबके हैं उनको बहुत सारे लाभ भी होते हैं, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा यदि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है तो फिर इसके काफ़ी सारे दुष्परिणाम, दुरुपयोग भी होने लगते हैं। जैसे बिजली सब्सिडी के कारण हमने देखा है कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में धान की कृषि को काफ़ी बढ़ावा मिला, जिससे भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। या फिर जैसे हम जो हैं वो एनर्जी के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, यदि एनर्जी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया जाएगा तो हमारा जो है एक्सपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे कि भुगतान संतुलन की समस्या आएगी। फ़ौरन जो हमारा रिजर्व है उस पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इसको रीजनेबल तरीके से चलाने की आवश्यकता है ताकि जनहित को भी साधा जा सके और इसका दुरुपयोग भी ना हो। आजकल गया बहुत हेडलाइन में है। व्हाट इज़ द रीज़न? पिछले 10 दिन से और शायद आने वाले और 5-6 दिन। यस मैम, अभी पितृपक्ष मेला यहाँ पे चल रहा है, जो कि आगे कुछ दिनों तक चलेगा। तो इस कारण पितृपक्ष की वजह से इनकम में कुछ बढ़ोतरी हो रही है लोगों में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रही है मैम। और पितृपक्ष होता क्या है? अगर आपको कोई फॉरेनर को समझाना है तो हाउ डू यू एक्सप्लेन? मैम, ऐसा माना जाता है जो भारत में हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, उसमें आत्मा की परिकल्पना की गई है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आत्मा जो है वो इस संसार में एग्जिस्ट करती है, और उनके आत्मा की शांति एवं तृप्ति के लिए हम पिंडदान करते हैं, जिसके लिए पितृपक्ष जो है उनका सामना कर पाए। लेकिन हाँ, कल्चरली हम इतने साउंड थे कि जो भी लोग यहाँ आए उनको हमने अपनी संस्कृति में समाहित कर लिया, जबकि दुनिया के अधिकांश हिस्से में ऐसा देखा गया है कि आक्रांता जहाँ गए उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ के कल्चर में परिवर्तन किया। सो मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। यस यस सर। अच्छा ठीक है, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है ना, तो बिहार का हिस्ट्री भी पढ़े होंगे। यस सर। बख्तियारुद्दीन खिलजी का इन्वेजन हुआ बिहार पे, क्या सोर्स है, किस मतलब प्राइमरी सोर्स, खास करके? यस सर, मैं गेस कर सकता हूँ। बताओ, शायद बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय में जो नालंदा बिहार का नाम लिया जाता है, बिहार Yes, sir. शरीफ। बिहार सर, किसने, किसका किताब है वो? सॉरी सर, स्पेसिफिक राइटर मिन्हाजुल सिराज तबकत नासिरी। यस यस सर, थैंक यू सर। और यहाँ एक तिब्बतन ट्रैवलर भी आया था 1234 में, है ना, धर्म स्वामीन, उसका Yes. भी अकाउंट है। यस वो तो उसका तो और बढ़िया अकाउंट है, क्या हो रहा था उसमें बिहार में। खैर नहीं, Yes, sir. ठीक है। चलिए, सर फर्स्ट पार्ट आई वांट टू डिस्कस विद द कल्चर। एक बिहारी सब पर भारी, आइदर यू एग्री और डिसएग्री, जस्ट गिव मी 5 आंसर इन 5। मैं सर इस बिहारी नहीं, हम सभी जो हैं वो इंडियन हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्राथमिक आइडेंटिटी इंडियन के रूप में है, भारतीय के रूप में है, कुछ और सर- सभी समान हैं। कुछ सर बिहार के लोगों को जो आपको लगता है सच में एक बिहारी सब पर भारी, कैन यू जस्टिफाई इट? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सामान्य लोकोक्ति हो सकती है, बोलचाल की भाषा हो सकती है। कैन यू पर डिसएग्री विद द अचीवमेंट्स ऑफ आर्यभट्ट? नहीं, डिसएग्री नहीं करता हूँ। आर्यभट्ट ने या फिर और भी बिहार से जो बिलोंग किए हैं। कैन यू टेल मी सम ऑफ द पर्सनालिटीज ऑफ बिहार यस सर, who have proved their milestones in Bihar यस सर, for the development of Bihar? Can you tell me some names? यस सर। जैसे जो चाणक्य थे, जिन्होंने
आज भी भारत का जो प्रशासनिक स्तर पर जो भी नीतियाँ सबसे प्रारंभ में गढ़ी गई वो चाणक्य के द्वारा गढ़ी गई थी। वानभट्ट जिन्होंने कादम्बरी की रचना की, हर्ष के समकालीन थे, उनका भी IAS IPS वगैरह जो हैं वो बिहार से हैं, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। अब तरेगना किसके से एसोसिएटेड है? कहाँ है तरेगना? ये तरेगना स्टेशन है सर, मसौढ़ी जो है वही क्या तरेगना। सिग्निफिकेंस है उनका नाम तरेगना क्यों है? वहाँ से सर तारे गिने जाते थे और वो जो खगोल संबंधी शोध है उस स्थान